नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। आज 5 मार्च है और अगले 10 दिन के भीतर यानी 15 मार्च से पहले लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। यह तारीख 14 मार्च भी हो सकती है और 15 मार्च भी। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। देखिए, यह खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी अब तक करीब 30 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इसमें डिंपल यादव की मैनपुरी सीट है, शिवपाल यादव की बदायूं सीट है, अक्षय यादव की फिरोजाबाद सीट है। लेकिन अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह अब तक पार्टी की तरफ से साफ नहीं हुआ है। और इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह कि 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आजमगढ़ के साथ कन्नौज से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि अखिलेश यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ और कन्नौज। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, आजमगढ़ हो या कन्नौज, इन दोनों ही सीटों से अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहले भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने एक साथ इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ा हो। लेकिन अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से ही सांसद बने थे। साल 2000 में जब मुलायम सिंह यादव ने सांसदी छोड़ी थी, तब अखिलेश यादव ने कन्नौज से उपचुनाव लड़ा था और उसके बाद 2004 और 2009 में लगातार 2 बार वो यहां से सांसद बने। 2014 में मुख्यमंत्री होने के चलते उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कन्नौज से पत्नी डिंपल यादव को चुनाव जरूर लड़वाया। वो सांसद भी बनी और जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो कन्नौज की तरह ही पिता की विरासत संभालने वो आजमगढ़ चले गए। कन्नौज हो या आजमगढ़, इन दोनों ही सीटों से मुलायम परिवार का पुराना नाता है। एक सीट पूर्वांचल की है तो दूसरी सीट अवध क्षेत्र की, जो पश्चिमी यूपी से सटी हुई है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस बार इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का प्लान क्यों बना रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश इन दोनों सीटों से मैदान में उतरे हैं तो 2024 के नतीजों में कितना बदलाव ला पाएंगे। यह सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि आजमगढ़ और कन्नौज में किस तरह से अखिलेश यादव के लिए जमीन तैयार हो रही है। देखिए, आजमगढ़ में मजबूत नेताओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बीएसपी नेता गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करवाया गया है। 2022 में जब धर्मेंद्र यादव लोकसभा का उपचुनाव आजमगढ़ से हारे थे, इसकी बड़ी वजह गुड्डू जमाली ही थे, जिन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर धर्मेंद्र यादव का खेल बिगाड़ा था और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ 9000 से भी कम वोटों के अंतर से जीते थे। इसी तरह कन्नौज में भी समाजवादी पार्टी की जिला इकाई को अखिलेश यादव के बारे में बता दिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी के निर्देश दिए जा चुके हैं। यहां भी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया को बीजेपी से तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया। शिव कुमार बेरिया का रसूलाबाद इलाके में प्रभाव है और 2019 में जब डिंपल यादव चुनाव हारी थी तो रसूलाबाद से ही सपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तब शिव कुमार बेरिया बीजेपी के साथ थे। अखिलेश यादव ने 3 बार कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों ही बार वो जीते हैं। ऐसे में अगर इस बार भी वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी भी समाजवादी पार्टी की हर लिस्ट को गौर से देख रही है और उस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम ढूंढ रही है। दावा तो यहां तक है कि अगर अखिलेश कन्नौज से लड़ते हैं तो 4 लाख वोटों के अंतर से हराया जाएगा। यह समाजवादी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ और कह रही है। अपने परिवार की सारी सीटें घोषित कर दी, आपने अपनी सीट क्यों नहीं घोषित की? क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर हमने हराया तो बताइएगा। तो मंत्री असीम अरुण बीजेपी के वो दावा कर रहे हैं कि 4 लाख से हराएंगे। यह सच है कि कन्नौज में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता था। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था, लेकिन सच यह भी है कि इस हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। डिंपल यादव करीब 13,000 वोटों से हारी थी और अखिलेश यादव अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो हालात बहुत बदले जा सकते हैं।
कन्नौज वो इलाका है जिसे अखिलेश यादव अपना दूसरा घर मानते हैं और बताते भी हैं। डिंपल यादव इसे अपना ससुराल मानती है और जमीन की सच्चाई यही बताती है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने कन्नौज पर विशेष फोकस किया था। अखिलेश यादव जब कन्नौज पहुंचते हैं तो यहां के लोगों से वो अपना रिश्ता भी जोड़ते हैं। कैसे, सुनिए। कन्नौज अपने घर में भी घोषणा करनी पड़ेगी और ये हमारे साथी हैं बचपन के, इन्हें फोटो दिखाना हसीब की, ये तमाम साथी हैं जो बचपन से जानते। और आप बताओ किस बचपन से जानते हो हमें? जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जिताई। अखिलेश यादव के इस बयान में ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान है। अब आते हैं हम सवाल पर, अगर अखिलेश यादव 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को क्या हासिल होगा? 2024 के चुनाव में उसकी सेहत पर कितना असर पड़ेगा? दरअसल इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की अपनी अपनी वजह है। सबसे पहले आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ना अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यहां की जाति और धार्मिक समीकरण पूरी तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में है। 2022 के उपचुनाव में जिस वजह से समाजवादी पार्टी हारी थी, उस वजह को दुरुस्त कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। 2019 में जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था तो सपा बसपा के गठबंधन ने लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर सीट भी जीती थी, जबकि 2014 में ऐसा नहीं हो पाया था। आजमगढ़ को छोड़कर पूर्वांचल की कोई भी सीट सपा नहीं जीत पाई थी। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा अखिलेश यादव जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो मछली शहर, चंदौली, बलिया, देवरिया जैसी सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो 2 साल पहले जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी इसी पूर्वांचल में सबसे मजबूत मानी गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़कर लोकसभा चुनाव में इस मजबूती को और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव मैदान में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बगल की सीट गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर और मऊ पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव इसीलिए आजमगढ़ से मैदान में उतरे। ये तो हुई पूर्वांचल की रणनीति। अब बात करते हैं कन्नौज की। समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ कन्नौज की सीट जीतना भर नहीं है। अखिलेश यादव की नजर कन्नौज के आसपास की सीटों पर भी है। अखिलेश यादव जब कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीटों पर समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होता है। 2014 और 2019 में जब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़े तो मैनपुरी और कन्नौज को छोड़कर किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। लेकिन जब 2009 में अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े तो सपा ने मैनपुरी, बदायूं, हरदोई, इटावा और जालौन लोकसभा सीट भी जीती थी। अखिलेश यादव जब कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज और कानपुर देहात तक इसका मैसेज जाता है। यही वजह है कि इस तरह का फैसला समाजवादी पार्टी ले रही है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि अखिलेश यादव के लड़ने से बाकी सीटों में कितना फायदा होता है तो ये उनकी रणनीति पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, वो ऐसा इलाका है कि वहाँ के आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रभाव है और जाहिर सी बात है कि वो प्रभाव थोड़ा सा और मजबूत होगा। लेकिन रणनीति कैसी होती है इसमें काफी निर्भर करता है। देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज दोनों से चुनाव लड़ेंगे तो धर्मेंद्र यादव का क्या होगा। दरअसल मुझे पता चला कि धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव ने अलग से प्लान तैयार किया है। क्या यह प्लान हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यानी अखिलेश यादव जिन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे वहां की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव संभालेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव उन सभी सीटों पर चुनाव प्रबंधक की भूमिका में रहेंगे जहां समाजवादी पार्टी को जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके बाद का प्लान यह है कि अगर अखिलेश यादव दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें कोई एक सीट छोड़नी होगी। और यह भी पता चला है कि अखिलेश यादव चुनाव जीतने की स्थिति में जिस सीट को छोड़ेंगे वहां से धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़ेंगे। सवाल सिर्फ धर्मेंद्र यादव का नहीं है, सवाल इससे आगे का भी।
अखिलेश यादव अगर सांसद बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम कुर्सी भी खाली होगी। यह कुर्सी होगी विधानसभा में नेता विरोधी दल। और सवाल यह होगा कि अखिलेश यादव के बाद योगी सरकार से सदन के अंदर कौन टकराएगा। इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अखिलेश यादव ने बलिया से आने वाले राम गोविंद चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। अब वो भी विधायक नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति आने पर पिछड़े या दलित समाज से आने वाले किसी भरोसेमंद विधायक को अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बात करेंगे एनडीए की। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। लेकिन सवाल यह होगा कि कैसे। मौजूदा वक्त में हालात यह है कि कई राज्यों में सीट बंटवारे पर तनातनी है। आज यूपी में कैबिनेट विस्तार के जरिए भले ही एनडीए के घटक दलों को बीजेपी ने साथ लिया, लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं। इसकी एक तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बिहार ऐसा राज्य है जहां एनडीए में 6 दल हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि किसके हिस्से में कितनी सीट जाएगी। चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा खफा खफा नजर आ रहे हैं। इसके बारे में कल भी आपको विस्तार से बताया था। इसी तरह महाराष्ट्र है जहां शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार के गुट वाली एनसीपी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों के अलावा रामदास अठावले की पार्टी के लिए भी सीट छोड़नी है। कर्नाटक में देवेगौड़ा की जेडीएस के साथ सीट बंटवारे पर अभी तक फाइनल फॉर्मूला नहीं निकला है। 2019 में बीजेपी ने 27 में से 25 सीटें यहां पर जीती थी। ऐसे में वो जीती हुई सीटें देना नहीं चाहती। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी अगर चुनाव में अलग लड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने 2019 में सभी 10 सीटें जीती थी और वो कोई सीट छोड़ना नहीं चाहती। और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन की जो चर्चा उठी थी उसे किसान आंदोलन ने दबा दिया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जल्द गठबंधन हो जाएगा। बीजेपी ने अभी तक फिलहाल उन राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान किया है जहां पर तस्वीर साफ है, लेकिन बाकी राज्यों में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। उन राज्यों में ऐलान किया, जबकि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर अभी चर्चा होना बाकी है। कल और परसों दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में इस पेच को सुलझाने पर मंथन हो सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 23 सीट वो जीती थी। बीजेपी इस बार 26 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी 22 सीट ही शिंदे गुट और अजित पवार गुट के लिए छोड़ी जाएगी। लेकिन परेशानी यह है कि अजित पवार की एनसीपी 10 और शिंदे गुट की शिवसेना 22 सीटों पर दावा ठोक रही है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 32 सीट हो जाती है और बीजेपी इतनी ज्यादा सीट देकर खुद कम सीटों पर लड़ेगी, इस बात की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। इलेक्शन का जब माहौल होता है, जब हर पार्टी अपना बढ़ावा की तरफ जाती है, वो चाहती है कि जितने ज़्यादा सीट मिले उतने हम लड़े। उसी तरीके से आज राष्ट्रवादी भी वो उनकी सीट लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है और बीजेपी भी लड़ना चाहती है। हमने लास्ट टाइम ही उनको बोला है कि हमने लास्ट टाइम 22 सीट लड़ी थी, हमको 22 सीट चाहिए और 22 सीट पे ही हमारी बात चल रही है। और उसमें आखिर के सभी हमारे यहाँ के विधायकों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने इसका फैसला जो भी लेना है वो शिंदे साहब को पूरे अधिकार दिए हैं। तो इसलिए शिंदे साहब जब बातचीत करेंगे वो जो फाइनल करेंगे वो ठीक, लेकिन हमारी मांग जो है वो 22 सीट की है। देखिए, बीजेपी के सामने जैसी परेशानी महाराष्ट्र में है वैसी परेशानी बिहार में भी है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के तेवर बदले बदले हैं। जितनी सीटों पर उनका दावा है उस पर बात नहीं बन पा रही है और अब तो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे भी खोल दिए हैं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है। दरअसल बिहार के हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में ठन गई है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस दोनों ही हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। दोनों ने बीजेपी हाईकमान को इसके बारे में जानकारी भी दे दी है। इसके अलावा चिराग पासवान बाकी सीटों पर अपनी हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज हैं। पिछले दिनों जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे तो चिराग ने उस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। अब अगर चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर
बिहार की कई लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। देखिए, महाराष्ट्र की तरफ अगर बात करें, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। इसकी वजह है वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर की एक चिट्ठी। इस चिट्ठी से पहले प्रकाश आंबेडकर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश आंबेडकर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पौत्र हैं। महाराष्ट्र में दलित राजनीति करते हैं। उन्होंने एनसीपी नेता को एक चिट्ठी लिखी, लेकिन निशाना लगा सीधे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर। यह मामला बड़ा दिलचस्प है। देखिए कैसे। यह उसी चिट्ठी की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जो प्रकाश आंबेडकर ने 4 मार्च को यानी कल लिखी और भेजी गई एनसीपी के नेता जितेंद्र अव्हाड को। इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसकी वजह से शिवसेना पूरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाश आंबेडकर की चिट्ठी महाविकास अघाड़ी की दूसरी पार्टी यानी एनसीपी के शरद पवार गुट और कांग्रेस को भी असहज कर रही है। सवाल यह है कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। आंबेडकर ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है उसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उन्होंने लिखा कि मीटिंग के वक्त हमारी तरफ से कहा गया था कि हमें मतदाताओं को यह बताना होगा कि चुनाव के बाद हम बीजेपी आरएसएस से समझौता नहीं करेंगे। उस वक्त आपकी पार्टी के प्रतिनिधि ने बोलने से इनकार कर दिया। वो शांत बैठे रहे। ऐसा लग रहा है कि मौन धारण कर लिया। आपने सिर्फ ये कहा कि हम इस बात को लिखकर नहीं दे सकते। जो शिवसेना आपके साथ है उसी के प्रतिनिधि संजय राउत ने यह बात लिखकर देने से इनकार कर दिया। जाहिर है यह चिट्ठी जैसे ही सामने आई, महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां बैकफुट पर दिखने लगी। सबने चुप्पी साध ली। हालांकि बाद में कांग्रेस ने सफाई दी और लगे हाथ उद्धव की शिवसेना को क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन जो कहा इशारों इशारों में कहा। मैं आपको कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बात भी सुनवा देता हूं। शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो, जिनको इतना परेशान किया गया, उनका घर तोड़ दिया गया, उन्हें बड़े मेहनत से जो पार्टी खड़ी की थी वो पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। ये तो सत्य है। अगर ये मुसीबत आने के बाद भी शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी हो ये नहीं झुके तो ऐसे लोगों की आइडेंटिटी पूछना ये बात गलत है। एक देखिए, कांग्रेस सफाई भले ही दे दे, लेकिन प्रकाश आंबेडकर के एक पन्ने की चिट्ठी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार से पर्दा हटा दिया। हालांकि इस दरार की बुनियाद तभी पड़ गई थी जब एमवीए की पार्टियों ने सीटों पर प्रकाश आंबेडकर की डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया था। दरअसल प्रकाश आंबेडकर 6 सीट की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन गठबंधन के साथी उन्हें 2 सीट पर समेटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर इससे नाराज भी बताए जा रहे हैं। आधी टूटी हुई पार्टी ने अपनी ताकत देखनी चाहिए और हर किसी ने अपनी ताकत देखते हुए सीट मांगनी चाहिए। ये ना हो कि मुर्गी हमने पकाई, हमारे हाथ में सिर्फ गर्दन आई और पूरी मुर्गी दूसरा ले गया, वो तो हम अपने नहीं देंगे। देखिए, प्रकाश आंबेडकर की नाराजगी सामने आने के बाद महाविकास अघाड़ी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की। इसका जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संभाला। मैं आपको दिखाता हूं कि संजय राउत ने क्या कहा। देखिए, प्रकाश आंबेडकर जी और वंचित बहुजन अघाड़ी के बारे में 6 तारीख को हम एक साथ बैठ रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल हो। वंचित बहुजन अघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, हमें चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत अघाड़ी बने महाराष्ट्र में। प्रकाश आंबेडकर जी आज हमारे साथ है और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे। शिवसेना सीज फायर चाहती है, महाविकास अघाड़ी के बाकी दल भी यही चाहते हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने जितेंद्र अव्हाड को चिट्ठी भेजकर पूरे इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। बात करते हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर अपनी न्यायपालिका वाली पारी खत्म कर दी और अब सियासत के मैदान में उतरने वाले हैं। रिटायरमेंट के करीब 5 महीने पहले वो इस्तीफा देकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program. One
when I'll join BJP. बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि 7 मार्च को सरप्राइज देंगे, तो क्या ये इसी सरप्राइज की वो बात कर रहे थे? हालांकि जहां तक जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बात है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में वो गिने जाते हैं। उनकी पहचान एक ऐसी शख्सियत की रही जिसकी सत्ता के साथ पटरी कभी नहीं बैठी। इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने करियर की शुरुआत पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में A ग्रेड अफसर के तौर पर की। सरकारी अफसर रहते भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई तो हत्या की धमकियां मिली और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 10 साल तक कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत की। मई 2018 में अभिजीत गंगोपाध्याय को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया और जुलाई 2020 में कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश उनको बना दिया गया। खास बात यह है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने सरकारी नौकरी भी भ्रष्टाचार की बात कहकर छोड़ी थी और अब जबकि वो राजनीति में आ रहे हैं तब भी भ्रष्टाचार से ही जंग लड़ने की बात कर रहे हैं और लगे हाथ तृणमूल कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। তৃণমূল দলটি যেভাবে নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং যেরকম ভেতরে ভেতরে ভাঙছে তে আমার মনে হয় যে 2009 সালে সিপিএম এর যেরকম অবস্থা হয়েছিল এই 2024-এ তৃণমূলের সেরকম অবস্থা হবে। जस्टिस गंगोपाध्याय चर्चा में आज भी हैं और तब भी थे जब वो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस थे। आज उनकी चर्चा न्यायपालिका को अलविदा कहने और राजनीतिक जीवन शुरू करने की खबर के चलते हैं। इससे पहले उनके फैसलों और सरकार के खिलाफ टिप्पणियों की चर्चा खूब होती थी। जस्टिस गंगोपाध्याय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान हुई। इस मामले में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की। बीते दिनों उन्होंने एमबीबीएस भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट केस की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था। उनका यह आदेश भी चर्चा में रहा। 2023 में उनके फैसले के चलते 1911 एसएससी ग्रुप डी नौकरियां रद्द की गई थी। पिछले साल 20 सितंबर को उन्होंने एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी और उनकी सरकार दोनों की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के एक वर्ग से बीजेपी की सांठगांठ के आरोप लगाने वाले अभिषेक बनर्जी को जेल होनी चाहिए। उनके इस इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। बहरहाल जस्टिस गंगोपाध्याय न्यायपालिका छोड़ चुके हैं। चुनाव लड़ाने का फैसला उन्होंने बीजेपी पर छोड़ दिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने न्यायपालिका पर राजनीति के असर वाली बहस को फिर से जिंदा भी कर दिया है।